हमारा जो नया चैप्टर कल की क्लास में स्टार्ट हुआ था दैट वाज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और हमने कल की क्लास में बात की थी कि जब भी हम प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट देखते हैं तो वो बेसिकली तीन सब्सटेंसेस का होता है, दैट इज वाटर, मिनरल आयंस एंड द फूड। उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो ब्रॉडली हम कौन कौन से मेथड से कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि दो तरह का ट्रांसपोर्ट हो सकता है, वेदर इट बी पैसिव और इट बी एक्टिव, और उसके बीच के डिफरेंसेस हमने देखे थे। मैंने आपको बताया था कि जब भी एक्टिव और पैसिव मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे तो हम इसके मीन्स भी देखेंगे कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और उनको भी डिटेलाइज करेंगे। तो कल की क्लास में हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के मेथड्स को डिटेलाइज करना स्टार्ट किया था एंड द फर्स्ट मेथड जो हमने कल बात की थी दैट वाज डिफ्यूजन। ठीक है, तो हमने जो बात की थी डिफ्यूजन की कल की क्लास में, उसको हम सिंपल डिफ्यूजन भी कहते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कोई भी ऐसा करियर प्रोटीन या कोई ऐसी फैसिलिटी बीच में मीडिएट करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं थी जिससे कि प्रोसेस चले। क्योंकि वो एक पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो वैसे भी उसमें कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं होती या कोई एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल मीडिएट करने के लिए नहीं होता है। तो दैट वाज बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन, या फिर आप सिर्फ कह सकते हो डिफ्यूजन। आज की क्लास में हम उसके के आगे के टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास के जो टॉपिक्स होंगे दैट विल बी वन मोर मेथड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसको हम कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। इसके अलावा वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट यूनिपोर्ट, सिमपोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ये जो मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं इनके बारे में बात की जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे अबाउट ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होता है उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी के हिसाब से मेम्ब्रेन के डिफरेंट टाइप्स भी होते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करेंगे और उन फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर को इन्फ्लुएंस करते हैं। ऑस्मोसिस का जो टॉपिक है दैट इज लेंदी, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है बट येट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, तो ऑस्मोसिस पे जरा पे अटेंशन करके काम करिएगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का अगर आपको डेफिनेशन पूछा जाए या आपको मीनिंग पूछा जाए तो उसका मीनिंग होता है कि जब भी कोई हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का मतलब होता है वी आर टॉकिंग अबाउट दोज केमिकल मॉलिक्यूल्स जिनका नेचर वाटर के साथ बॉन्ड बनाने का हो। ठीक है, आई रिपीट कि जब भी कोई सब्सटेंस पानी के साथ इजीली बॉन्ड बना लेता है तो दैट सब्सटेंस इज डिनोटेड एज हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस, क्योंकि उसकी टेंडेंसी है पानी के साथ बॉन्ड बनाने की। तो जब भी किसी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस का मूवमेंट आप देखेंगे अक्रॉस द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में भी किसके थ्रू, जो भी वहां पर फिक्स्ड प्रोटीन्स होंगे उनकी मदद से, एनर्जी के बिना जब कोई भी हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट किया जाएगा तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। नाउ यहाँ पर फोकस करिए कि जो आपका ये डेफिनेशन है या जो आपके कंसेप्ट का नाम है फैसिलिटेटेड, तो फैसिलिटेटेड वर्ड यहाँ पर क्यों यूज किया गया है उसका एक रीजन है, उसका एक कारण है। फैसिलिटेटेड वर्ड यहाँ यूज किया गया है क्योंकि आपको यहाँ फैसिलिटी मिलेगी, जो भी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा उस सब्सटेंस के ट्रांसपोर्ट को एक फैसिलिटी दी जाएगी। और वो जो फैसिलिटी होती है वो कौन प्रोवाइड करते हैं, फिक्स्ड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, जिनको आप कैरियर प्रोटीन्स के नाम से भी जानते हो। तो कैरियर प्रोटीन्स will be responsible for providing facility to the hydrophilic substance that is going to cross the membrane, whether it is coming out or whether it is going in। ठीक है, तो जो भी यहाँ पर सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट होगा दैट विल बी डन अक्रॉस द मेम्ब्रेन बट विद द हेल्प ऑफ फिक्स्ड मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, जिनको हम कैरियर प्रोटीन्स भी कहते हैं। तब उस डिफ्यूजन के मेथड को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है दैट इज पैसिव मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप देख रहे हो डेफिनेशन में कि यहाँ एनर्जी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसके अलावा जो प्रोसेस है
वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहा है, उसको अपोज नहीं कर रहा है। अगर कोई भी मेथड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को फॉलो करके प्रोसीड करता है, कोई भी मेथड विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी प्रोसीड करता है, तो दैट पर्टिकुलर मेथड इज कंसिडर्ड एज पैसिव। यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन के कंपैरिजन में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो सिर्फ एक सिंपल सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है प्रेजेंस ऑफ कैरियर प्रोटीन्स, जो यहाँ पर फैसिलिटी दे रहे हैं ट्रांसपोर्ट होने वाले मॉलिक्यूल को। ठीक है, अब ये जो डिफ्यूजन होता है ये डिपेंड करेगा कि जो सॉल्युबिलिटी है लिपिड्स की मेम्ब्रेन में वो कितनी है, वहां पर जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो कौन से नेचर के हैं, मतलब कैरियर प्रोटीन का नेचर। ठीक है, माना जाता है कि जितने भी ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं या फैट सॉल्युबल होते हैं, उनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज क्वाइट फास्टर। ठीक है, और अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जो कि वाटर सॉल्युबल है, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट विल बी कंपैरेटिवली स्लोअर। क्लियर? अब लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट फास्टर क्यों है, या उनका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन फास्टर क्यों है? क्योंकि आप जानते हो कि हाइड्रोफिलिक हेड जो है वही बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोफिलिक सब्सटेंस के साथ, और वो लिपिड का कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सीखा हुआ है, तो इसमें मुझे आपको बहुत ज़्यादा बातें बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आई फील कि आपने ये चीज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है। तो दैट इज़ द रीज़न कि जितने भी लिपिड सॉल्युबल कंपाउंड्स होंगे या लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस होंगे, दे विल डिफ्यूज फास्टर एज कंपेयर टू दोज सब्सटेंसेस विच आर वाटर सॉल्युबल। क्लियर? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में अगर एक और चीज आप देखेंगे कि जो मॉलिक्यूल्स का नेट ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज फ्रॉम अ लो टू अ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल है उनका जो नेट ट्रांसपोर्ट आप कैलकुलेट करेंगे, नेट ट्रांसपोर्ट का मतलब है ओवरऑल मूवमेंट, तो वो मिलती है लो टू हाई कंसंट्रेशन में, और अगर ऐसा हो रहा है तब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन हमेशा ये नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट पर भी फोकस करिएगा, इसको आप पहले वाले कंसेप्ट के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज अबाउट नेट ट्रांसपोर्ट। नेट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ओवरऑल मूवमेंट, कि कौन सा अंदर से बाहर गया, बाहर से अंदर आया, टोटल मूवमेंट जो हुई है उसकी बात की जा रही है। तो टोटल मूवमेंट इज कंसिडर्ड टू बी फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, और अगर ऐसा हुआ है तब हमें इनपुट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि आप खुद ही समझ जाइए कि अगर चीजें लो से हाई कंसंट्रेशन में जाती हुई मानी जा रही हैं, तो ये तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट बात हो गई। ठीक है, अब बहुत बॉडी के हमारे जो सेल्स होते हैं, काफी सारे सेल्स में ये सिचुएशन होती है जब इनपुट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है जब वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसी भी चीज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट रेट है यहाँ पर वो मैक्सिमम होता है जब सारे के सारे प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स को आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, से सपोज एक मेम्ब्रेन के अंदर आपके पास 5 मॉलिक्यूल थे जो कि कैरियर प्रोटीन्स थे, तो ये जो कैरियर प्रोटीन्स हैं, अगर आप सारे के सारे कैरियर प्रोटीन्स की पूरी पूरी एक्टिविटी यूटिलाइज कर रहे हो, तब जो ट्रांसपोर्ट रेट होता है दैट विल बी द मैक्सिमम, और इसको हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। सैचुरेशन का मतलब होता है व्हेन यू आर यूजिंग द एंटायर सब्सटेंस अवेलेबल टू यू। ठीक है, जब आप किसी भी फंक्शन के लिए पूरे पूरे सब्सटेंस को पूरे तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो दैट इज टर्म्ड एज सैचुरेशन लेवल या सैचुरेशन पॉइंट। क्लियर? तो जितने भी मेम्ब्रेन में कैरियर प्रोटीन्स थे आपने सभी को यूज किया फॉर ट्रांसपोर्ट, तो ऑब्वियस सी बात है कि इतने सारे प्रोटीन जब साथ मिलकर एक साथ काम करेंगे तो जो ट्रांसपोर्ट की रेट होगी वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, वो पीक पॉइंट पे होगी, तो दैट विल बी द मैक्सिमम, एंड दैट पॉइंट इज कंसिडर्ड एज सैचुरेशन पॉइंट या सैचुरेशन लेवल। ठीक है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज अ वेरी स्पेसिफिक मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिसिटी किसकी वजह से है, कैरियर प्रोटीन की प्रेजेंस की वजह से है। ठीक है, अब क्योंकि ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन के लिए हमेशा एक ना एक इनहिबिटर होता है
जो आके उससे बाइंड कर जाएगा तो प्रोसेस रुक जाएगा। तो जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मेथड है, इट इज वेरी सेंसिटिव टू द इनहिबिटर्स, क्योंकि जब इनहिबिटर आते हैं, इनहिबिटर का मतलब है सब्सटेंसेस दैट विल स्टॉप द प्रोसेस। तो इनहिबिटर आके प्रोटीन मॉलिक्यूल पे अगर चिपक गए तो प्रोटीन मॉलिक्यूल इनहिबिटर के अलावा फिर और किसी मॉलिक्यूल से नहीं अटैचमेंट करेगा, और अगर वो और किसी मॉलिक्यूल से अटैच नहीं होगा तो वो उसका ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेगा। तो दैट इज द रीजन कि जब भी इनहिबिटर आके प्रोटीन साइड चेन को ब्लॉक कर देते हैं तो आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का जो मेथड है या जो प्रोसेस है वो भी रुक जाता है या स्टॉप हो जाता है। क्लियर? आफ्टर दिस अगर आपको कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाएं कि कौन से ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि कैरियर प्रोटीन्स की तरह काम करते हैं, तो उसमें आपके पास बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे। जैसे वन सच एग्जाम्पल इज एक्वापोरेंस, और ये जो एक्वापोरेंस होते हैं, दीज आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर आप एक मेम्ब्रेन के अंदर देखेंगे या वाटर चैनल में देखेंगे तो वहां पर 8 अलग तरीकों के एक्वापोरेंस आपको मिलेंगे। ठीक है, अब ये जो एक्वापोरेंस हैं, इनके नाम में एक्वा इसीलिए लिखा है बिकॉज दे आर कंसर्न फॉर फॉर्मिंग वाटर चैनल्स। लेकिन कभी कभी वाटर चैनल में पार्टिसिपेट ना करके ये दूसरे तरह के पोर मेम्ब्रेन भी बनाते हैं, तो तब इनका नाम सिर्फ पोरेंस होता है, जैसे कि आप प्लास्टिड के मेम्ब्रेन में, माइटोकॉन्ड्रिया के मेम्ब्रेन में देख सकते हो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो ये वाला जो पार्ट है ये आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखना है। ठीक है, after this is diagram in front of you which is representing you facilitated diffusion। तो ये डायग्राम बेसिकली एनसीईआरटी का मैंने पहले आपके लिए लिया है। बहुत ही आसान सा डायग्राम है। एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे आप लोगों को खास फोकस करना है। याद रखिए कि जब भी आप नीट का एग्जाम अपीयर करेंगे तो वहां पर एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स होते हैं उनको डायरेक्टली स्कैन करके छाप दिया जाता है और उसी से क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। तो आपकी जो पहली प्रायोरिटी है डायग्राम की, दैट विल बी एनसीईआरटी बुक के सारे डायग्राम्स, और उसके बाद आप दूसरे डायग्राम्स को भी देख सकते हो आपके समझने के लिए, बट आपका फोकस ज्यादा होना चाहिए एनसीईआरटी के डायग्राम्स पे, क्योंकि वहां से डायरेक्टली क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं। क्लियर? तो हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में आपको क्लियरली चीजें दिखाई दे रही हैं। आपको मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है। मेम्ब्रेन में जो आपको पिंक कलर का पार्टिकल दिखाई दे रहा है, दैट पिंक कलर्ड पार्टिकल इज व्हाट? वो पिंक कलर का पार्टिकल है कैरियर प्रोटीन का। और जो आपके ब्लू कलर के पार्टिकल्स हैं वो आपके सब्सटेंसेस हैं जिनका मूवमेंट होगा इन एंड आउट ऑफ द सेल। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली व्हाट? दिस इज आउटर साइड ऑफ द सेल और इसके ऑपोजिट में होगा इनर साइड। ये मेम्ब्रेन है, ये कैरियर प्रोटीन है और ये आपके ट्रांसपोर्ट होने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। तो यहाँ पर कैरियर प्रोटीन की मदद से, ये देखो, कैरियर प्रोटीन की मदद से मॉलिक्यूल की शिफ्टिंग हुई है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड ऑफ द सेल। दिस इज अ बेसिक डायग्राम जो आपको कहाँ पर मिलेगा? एनसीईआरटी में मिलेगा। मैंने आपके लिए यहाँ पर एक और डायग्राम पुटअप किया है, तो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रही हूँ। इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रोसीड ऑन विद द नेक्स्ट टॉपिक। जल्दी से इस डायग्राम को ऑब्जर्व। ऑल राइट, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज, जो हमें बात करनी है, बहुत छोटे छोटे से 3 मेथड्स हैं, पैसिव मेथड्स हैं ये भी। इसमें हमें बात करनी है अबाउट यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। ठीक है, तो यूनिपोर्ट वर्ड से ही आप समझ गए होंगे, पोर्ट वर्ड तो आया है फ्रॉम ट्रांसपोर्ट और यूनि का मतलब होता है सिंगल। ठीक है, तो जब भी कोई मॉलिक्यूल, जब भी कोई एक सिंगल मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के थ्रू किसी एक डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तब उस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट को हम कहते हैं यूनिपोर्ट। क्लियर? फिर से सुनिए ध्यान से। जब भी कोई एक मॉलिक्यूल मेम्ब्रेन के अक्रॉस एक सिंगल डायरेक्शन में ही ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, तब उस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है यूनिपोर्ट। ठीक है, अगर आपके पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं जो कि एक सिंगल डायरेक्शन में एक साथ जा रहे हैं, तब उस मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट को कहा जाता है सिम्पोर्ट। ठीक है,
सेम डायरेक्शन, सेम वर्ड का मतलब होता है यहाँ पे सिम, ठीक है। तो अगर both the molecules are going in the same direction at the same time, then that particular process is called as symport, ठीक है। अगर आपके पास दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं एक ही समय पर, तब उसको हम कहते हैं एंटीपोड, ठीक है। अब याद रखिए कि यूनिपोर्ट में, सिम्पोर्ट में और एंटीपोर्ट में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। यूनिपोर्ट में आपके पास एक ही मॉलिक्यूल था, एक ही मॉलिक्यूल के मूवमेंट को कंसिडर किया जा रहा था। But when we talk of symport and antiport, there are two molecules which are moving simultaneously, ठीक है। That is why जब दो मॉलिक्यूल एक साथ एक से दूसरी जगह पर शिफ्टिंग शो करते हैं, चाहे वो सेम डायरेक्शन में जाएं या फिर वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जाएं, तब ये दोनों मेथड्स को हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। इफ वन सिंगल मॉलिक्यूल इज गेटिंग ट्रांसपोर्टेड देन द मेथड इज यूनिपोर्ट, ठीक है। और अगर आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में जाएं या अलग अलग डायरेक्शंस में जाएं, तब उन मेथड्स को हम को ट्रांसपोर्ट कहते हैं। क्लियर? तो को ट्रांसपोर्ट का मतलब याद रखिए, को का मतलब होता है साथ में। जैसे आप जानते हैं कि बॉयज एंड गर्ल्स जब एक साथ पढ़ते हैं तो दैट इज को एजुकेशन, बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो दैट इज कोऑपरेशन, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली को ट्रांसपोर्ट, जिसमें दो मॉलिक्यूल एक साथ ट्रांसपोर्ट होंगे, अब चाहे वो एक ही डायरेक्शन में जाएं या दोनों अलग अलग ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएं। तो इफ वी सी ऑल दिस थ्री मेथड्स डायग्रामेटिकली, देन इट विल लुक लाइक दिस। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट मेथड में आप देखिए एक सिंगल मॉलिक्यूल है और वो एक ही डायरेक्शन में आ भी रहा है, तो दैट मेथड इज कॉल्ड एज यूनिपोर्ट। यहाँ आपके पास अगर आप सेकेंड डायग्राम में देखेंगे तो आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और वो दोनों सेम डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहे हैं, तो द मेथड विल बी सिम्पोर्ट। यहाँ पे भी आपके पास दो मॉलिक्यूल्स हैं और वो जो दोनों मॉलिक्यूल्स हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। अगर आप S1 को देखोगे तो वो अंदर की तरफ आ रहा है, और अगर आप S2 को देखेंगे तो वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो द मेथड विल बी एंटीपोड। अब क्योंकि सिम्पोर्ट और एंटीपोड के अंदर आपके पास दो दो मॉलिक्यूल एक साथ शिफ्टिंग शो कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। इज इट क्लियर? तो ये तीनों मेथड्स को भी अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए इस डायग्राम के थ्रू, एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद द डिटेल्ड मेथड ऑफ या डिटेल्ड अकाउंट ऑफ ऑस्मोसिस। देखिए इस डायग्राम को ध्यान से, अगर कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, फिर मैं आगे क्लियर करती हूँ आपको। Is there any doubt in this diagram? No. Then let us move to the method of osmosis. ठीक है, ऑस्मोसिस पहले आप लोगों ने सुना हुआ है, बट हाँ मैं अभी भी समझती हूँ कि आप में से काफी सारे लोग इस मेथड के डेफिनेशन को समझने में या फिर अलग अलग डेफिनेशंस जो ऑस्मोसिस के होते हैं उसको समझने में आपको जरूर कंफ्यूजन होता होगा। तो बहुत कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस आपको अपने दिमाग में छोटे छोटे से कंसेप्ट्स क्लियर रखने हैं, जो कि आज की क्लास में हम क्लियर कर लेंगे। तो आई गेस आपको ऑस्मोसिस की कोई भी डेफिनेशन समझने में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब मैं कोई भी डेफिनेशन क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जब भी आप अलग अलग बुक्स देखेंगे तो ऑस्मोसिस को हम अलग अलग रिस्पेक्ट में अलग अलग तरीकों से डिफाइन करते हैं, ठीक है। 2 से 3 डेफिनेशन तो मैं आपको अभी ही क्लियर कर दूंगी, ताकि आपको बाकी की डेफिनेशंस भी समझने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से पढ़िए ऑस्मोसिस की डेफिनेशन। आप सबको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़नी है और फिर मुझे बताना है कि आप कंफ्यूज हुए हैं या नहीं हुए हैं डेफिनेशन को पढ़ के। अगर आपको कंफ्यूजन आई है देन यू हैव टू रिप्लाई सी, दैट स्टैंड्स फॉर कंफ्यूजन। और अगर आप समझ गए हैं तो आपको लिखना है ओके, ठीक है। ये आपका पहला काम है कि आप ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़िए मेरे एक्सप्लेन करने से पहले, और आप बताइए कि आपको इसमें कंफ्यूजन आया या फिर आप समझ गए। Be fast. And I need each and everyone's reply.
जितने भी बच्चे मीटिंग में हैं। ओके, एक कंफ्यूजन मेरे पास आ गया है और एक ओके भी आ गया है। अगेन एक ओके मेरे पास आया है। कंफ्यूजन, एनीवन एल्स? जल्दी से सब ये पढ़ के बताइए कि आपको ये समझा या नहीं समझा। ओके, तो अभी तक मुझे जो भी रिप्लाई मिले हैं उन सब में कंफ्यूजन जो है दैट इज मेजॉरिटी, और यही एक्सपेक्टेड था। तो लेट अस स्टार्ट विद द डिस्क्रिप्शन। अब ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा, तभी आपको ऑस्मोसिस की डेफिनेशन क्लियर होगी। नहीं तो मुझे पता है कि आज से एक हफ्ते बाद भी जब इस चैप्टर का डाउट सेशन होगा तो आप में से मैक्सिमम लोग आके मुझे बोलेंगे मैम ऑस्मोसिस समझाइए। ठीक है, बहुत आसान प्रोसीजर है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर करने की जरूरत है। ऑस्मोसिस की जो डेफिनेशन आप यहाँ देख रहे हो, ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बताई गई है यहाँ पर कि इट इज डिफाइंड एज अ स्पेशल डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट्स। ठीक है, सॉल्वेंट्स का मतलब याद रखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट एनी टाइप ऑफ लिक्विड। क्लियर? ऑस्मोसिस को हम लिक्विड डिफ्यूजन भी कहते हैं। मैंने कल के लेक्चर में भी आपको ये बताया था दैट ऑस्मोसिस इज बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। तो यहाँ तक जो सॉल्वेंट वाला पार्ट है, इतना समझने में किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी, क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पर सॉल्वेंट मतलब लिक्विड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पर जो मूवमेंट होता है किसका? सॉल्वेंट का। मूवमेंट किसका हो रहा है? सॉल्वेंट का हो रहा है फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द सॉल्यूशन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन आता है। आप सोचोगे कि जो लिक्विड है, लिक्विड को तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाना चाहिए, यस और नो? यस और नो? लिक्विड जो है उसको हायर कंसंट्रेशन से कहाँ जाना चाहिए? उसको लोअर कंसंट्रेशन में जाना चाहिए। ठीक है, यही बात हमारी हुई थी डिफ्यूजन के केस में, और ये जो ऑस्मोसिस है दैट इज बेसिकली डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स। लेकिन जब यहाँ आप लिख रहे हो सॉल्यूशन, तो फोकस करो भाई कि सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन में क्या सिर्फ सॉल्वेंट होता है? इज इट कि जब आपने सॉल्यूशन बनाया तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट होगा? सिर्फ सॉल्वेंट से आप सॉल्यूशन बना सकते हो क्या? पॉसिबल ही नहीं है। जब आप सॉल्यूशन की बात कर रहे हो तो इट इज क्लियर, इट इज क्रिस्टल क्लियर कि सॉल्यूशन विल बी इक्वल टू सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, यस, वहां पे सॉल्यूट भी प्रेजेंट होगा। तो यहाँ जो आपका लिखा गया है स्टेटमेंट, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, ये सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में लिखा गया है। किसके रिस्पेक्ट में लिखा गया है? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सपोज आपके पास सॉल्यूशन जो है, दो सॉल्यूशंस हैं जिनको आपने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं उन चीजों को ताकि आपको समझ में आ जाए। सपोज वी आर हैविंग अ कंटेनर, कंटेनर में बीच में आपने लगा रखा है SPM। SPM स्टैंड्स फॉर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसको आप पार्ट ए मान लीजिए और इसको आप पार्ट बी मान लीजिए। ठीक है, दोनों तरफ आपने एक ही सॉल्यूशन फिक्स किया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपने जिस सॉल्यूशन की फिलिंग की है, से सपोज वो सॉल्ट सॉल्यूशन है, और यहाँ पर भी आपने जिस सॉल्यूशन की फिलिंग की है वो भी सॉल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो दोनों तरफ आपके पास नमक और पानी का सॉल्यूशन है। अब डिफरेंस ये है कि आपका जो पार्ट ए है वहां पे आपने सॉल्यूशन के अंदर डाला हुआ है 3 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। ये कंडीशन याद रखते जाओ।
आपने पार्ट ए वाले रीजन में डाला है 3 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, जबकि अगर आप पार्ट बी वाले रीजन पे जाएंगे तो वहां पे आपने यूज किया 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। यहाँ तक सबको समझ में आया मैंने क्या कहा? यहाँ तक सबको क्लियर हुई हैं बातें? यस। तो अब जब आपने ये सॉल्यूशन बनाया, आपने इस सॉल्यूशन में अलग अलग मात्रा में नमक डाला है दोनों तरफ, ठीक है? तो यहाँ पे भी एक फिल्ड है सॉल्यूशन और यहाँ पे भी आपका एक सॉल्यूशन फिल्ड है, लेकिन दोनों ही सॉल्यूशन में आपका नमक की जो मात्रा है वो अलग अलग है। तो आपका एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो गया। क्लियर? अब यहाँ जो आपकी ऑस्मोसिस की डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन को यहाँ पर हम वैलिडिफाई करते हैं, ठीक है? तो देखो, नमक किस तरफ ज्यादा है? ए की तरफ ज्यादा है। नमक अगर ए की तरफ ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर पानी की मात्रा कम होगी। यस और नो? आप मुझे यस या नो बोलते जाएंगे, क्योंकि ये चीज आपको समझी कि नहीं मुझे समझ में आना चाहिए, नहीं तो मैं बोलती जाऊंगी, आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है? It is but obvious that if you are going to raise the concentration of solute particle in this particular case जो आपके लिए नमक है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नमक ज्यादा है सॉल्यूशन में तो पानी कम हो जाएगा। तो अगर मैं पार्ट ए की बात करूं तो पार्ट ए में आपके पास क्या कंडीशन है कि सॉल्यूट ज्यादा है और सॉल्वेंट कम है। अब इसी के रिस्पेक्ट में आप पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में अगर आप देखोगे तो पार्ट बी में जो नमक है वो कम है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर नमक कम है तो पानी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। पानी की कंसंट्रेशन या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये दोनों कंडीशन अभी तक सबको समझ में आ गई कि पार्ट ए की तरफ क्या हो रहा है और पार्ट बी की तरफ क्या हो रहा है। कुणाल, वाटर की क्वांटिटी सेम है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वाटर की क्वांटिटी सेम है, लेकिन जब आपने सॉल्यूट घटाया तो पानी तो वहां ज्यादा हो ही गया ना ऑटोमेटिकली। आप मेरी बात समझ रहे हो? जैसे आप नमक पानी अगर पी कर देखते हो तो जो आपने जहां पर ज्यादा नमक यूज किया हुआ है और जहां पर कम नमक यूज किया है तो डाइल्यूशन बढ़ जाएगी ना कुणाल? इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है। तो हमने क्या किया है, बेसिकली यही बात है कि जो आपका ए वाला हिस्सा है, क्योंकि नमक ज्यादा है तो वो कंसंट्रेटेड हो गया सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। और जब आप पार्ट बी देख रहे हो तो वो डाइल्यूट हो गया, क्योंकि वहां पे आपके पास सॉल्वेंट ज्यादा है। क्लियर? तो अब आप ऑस्मोसिस को दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। एक आप डिफाइन करोगे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में और दूसरा आप डिफाइन करोगे किसके रिस्पेक्ट में? सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। तो जो डेफिनेशन फिलहाल आपके सामने लिखी गई है, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, वो लिखी गई है सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में। अब आप देखिए, सॉल्यूट यहाँ पर कम है। सॉल्यूट किस तरफ कम है आप ही बताइए, आप लोग बताइए। यहाँ पे जो कंडीशन हमने ड्रॉ की, सॉल्यूट कहाँ पर कम है, ए या बी? सॉल्यूट बी में कम है, एग्जैक्टली तो मूवमेंट भी तो यहाँ से होगा बी से ए की तरफ, ठीक है? तो जब मूवमेंट बी से ए हो रहा है तो आपके दिमाग में ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि अगर बी से ए मूवमेंट हुआ, डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं या मैं लिख रही हूं विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, तो मैं तो लोअर टू हायर कंसंट्रेशन ही लिखूंगी, क्योंकि आपको पहले ही समझाया गया कि पार्ट बी में सॉल्यूट कम है। तो लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से मूवमेंट हो रहा है हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट में। क्लियर? दूसरा, अगर मैं डेफिनेशन लिखती हूँ विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो उसमें मुझे ये चीज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जब बी से ए मूवमेंट हुआ तो बी की तरफ सॉल्यूट कम था तो सॉल्वेंट ऑटोमेटिकली ज्यादा है, तो ज्यादा से कम में जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। तो यहाँ पे दो तरह की डेफिनेशन हो गई, एक हो गई विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट, सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में मूवमेंट हो रहा है सॉल्वेंट का फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। और अगर आप सॉल्वेंट के ही रिस्पेक्ट में मूवमेंट की बात करोगे तो दैट विल बी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन।
तो अब मुझे बताइए कि ऑस्मोसिस की डेफिनेशन, ऑस्मोसिस का कंसेप्ट, कंसंट्रेशन का कंसेप्ट क्या आप सबको क्लियर है? तभी हम आगे जा सकते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। जितने भी लोगों को क्लियर हो गया है, यू कैन जस्ट से क्लियर सो दैट वी कैन प्रोसीड ऑन। जल्दी से बताइए। अगर अभी भी डेफिनेशन समझने में किसी को कंफ्यूजन है, आप मुझसे अभी पूछ लीजिए, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको बार बार यही वाला मेथड, यही वाला कंसेप्ट लगाना है हर एक चीज में। तो इन केस यू आर हैविंग एनी ट्रबल, यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन, देन यू कैन टेल मी। राखी, आपको कंफ्यूजन है या फिर क्लियर है? देखो, इन केस राखी, मैं आपसे पूछ रही हूँ बेटा, आपको कंफ्यूजन है या क्लियर है? कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैं आपको ये वाली जो चीज है ना, डाउट सेशन में अलग से समझाऊंगी। इज इट क्लियर राखी? मैं आपको ये पर्सनली एक्सप्लेन करूंगी। फाइन। तो आफ्टर डूइंग ऑल दिस, यहाँ पे जितना भी हमने समझा, ठीक है, तो ये जो भी कंसेप्ट है ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जो है, ये आपको अभी हर एक चीज में लगानी है। चाहे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखें, या फिर हम ऑस्मोसिस का प्रेशर देखें, या जहां पर भी आपसे पूछा जाएगा, यहाँ से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं ना ऑस्मोसिस से, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी भी, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेक्शन से क्वेश्चन जरूर बनता है। ठीक है, so we are going to have some of the questions in the next class with respect to osmosis. लगाएंगे questions को। तो अगर आपको ये definition clear हो गई है, तो उसके बाद हम बाकी की चीजें देखते हैं। अगर आप कोई भी ऐसा सॉल्यूशन देख रहे हो जो कि ऑस्मोसिस करने के लिए केपेबल है, या जिसके अंदर ऑस्मोसिस होता है, तो उसको हम ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन कहते हैं। ये एक डेफिनेशन याद रखिएगा। अगर किसी सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस नहीं हो रहा है, तो उसको हम ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम ऐसे कौन से सॉल्यूशन होंगे जिसमें ऑस्मोसिस नहीं होगा? तो देखो, इसका आंसर आपको केमिस्ट्री में मिलेगा। जब आप केमिस्ट्री में चैप्टर पढ़ोगे सॉल्यूशंस, तो वहां आप देखोगे कि बहुत सारे टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नेचर ऑफ सॉल्यूट। गैस और गैस जब मिक्स होते हैं ना, तो वो भी एक तरह का सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जब गैस और गैस मिक्स होंगे, वो भी एक सॉल्यूशन हो गया। तो उस सॉल्यूशन में आप थोड़ी ना ऑस्मोसिस देख पाओगे। आप ऑस्मोसिस तभी देख पाओगे जब एक कंपोनेंट क्या होनी चाहिए, लिक्विड होनी चाहिए। समझा बात? ठीक है, इसमें क्या है, एक कंपोनेंट सॉल्यूशन की लिक्विड होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू ऑब्जर्व ऑस्मोसिस। अदरवाइज सॉल्यूशन और भी बहुत तरह के होते हैं, बट आपको हर जगह ऑस्मोसिस नहीं दिखेगा। तो जो सॉल्यूशन में ऑस्मोसिस होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्यूशन। डिस्कवर किसने किया था ऑस्मोसिस? एबे नॉलेट ने डिस्कवर किया था। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन किसने दिया था? तो दैट वाज गिवन बाय ट्रॉब एंड ड्यूट्रोचैट। इन दोनों का नाम आपको याद रखना है। अब जब भी आप ऑस्मोसिस की बात करेंगे, तो कभी भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को लिखना या मेंशन करना नहीं भूलेंगे। विदाउट मेंशन ऑफ एसपीएम आपकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट होगा। ऑस्मोसिस का जो मीनिंग आपने समझाया है वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, तो डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हाइल यू आर डिफाइनिंग ऑस्मोसिस। वहां पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मेंशन करना जरूरी है। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मीनिंग क्या है, ये अभी आपको आगे सिखाया जाएगा। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस देख लेते हैं। ऑस्मोसिस जो होता है, डिपेंडिंग ऑन कि मूवमेंट सेल के अंदर हो रहा है सब्सटेंस का, या सेल के बाहर हो रहा है। मतलब डिपेंडिंग ऑन द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इनसाइड और आउटसाइड द सेल, देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। पहला टाइप होता है जिसको हम कहते हैं एंडोऑस्मोसिस, जिसमें वाटर या दूसरा सॉल्वेंट सेल के अंदर जाता है। ठीक है, तो जब भी वाटर या किसी दूसरे तरीके का लिक्विड सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाके हो रहा है ऑस्मोसिस, तो दैट विल बी टर्म्ड एज एंडोऑस्मोसिस। अगर कोई भी वाटर
मॉलिक्यूल या फिर कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सेल से बाहर आता है, तब उसे हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, सपोज यू आर हैविंग अ सेल एंड वाटर इज गेटिंग इनटू इट, तो वो एंडोऑस्मोसिस है। इफ वाटर इज कमिंग आउट ऑफ द सेल, तो उसको हम कहते हैं एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, अब एग्जाम्पल भी आपके पास है। रेक्सिन, रेक्सिन का मतलब समझते हैं सब, व्हाट इज रेजिन? व्हाट इज रेजिन? रेजिन क्या होती है? RESIN, ड्राई ग्रेप्स। यस, गुड। ड्राई ग्रेप्स या फिर जिसको हम हिंदी में कहते हैं किशमिश। ठीक है, किशमिश की बात हो रही है। तो जब भी आप किशमिश को पानी में डालेंगे, ओके, सृष्टि ने बताया है मानुका। आई एम सो सॉरी सृष्टि, बट मैंने ये वर्ड पहली बार सुना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो भी रेजिन्स होते हैं, या फिर पर्टिकुलरली यहाँ पे जो रेजिन हो रही है, अब दो तरह की रेजिन्स होती है ना, मैं आपको बता दूं। रेजिन नाम का एक दूसरा सब्सटेंस भी होता है, या दूसरा एक कंपाउंड भी होता है, जिसकी मदद से जैकेट एंड ऑल बनाया जाता है। समझ में आ रही है बातें? यस और नो? यहाँ पर दो मीनिंग पाए जा सकते हैं। ठीक है, ओके फाइन, वील क्लियर विद दिस वन आफ्टर यू रीजॉइन द मीटिंग। आप सब लोग को सेम आईडी एंड लिंक के साथ मीटिंग रीजॉइन करनी है विद इन 5 minutes। यू हैव 5 minutes का ब्रेक, एंड आफ्टर दैट रीजॉइन विद द सेम आईडी एंड पासवर्ड।